हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज ये सुपर फास्ट डिवीजन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ मैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बड़ी डिमांड है, ठीक है। बहुत टाइम से बच्चे कहते हैं कि सर ये आपने सेल और सेल डिवीजन पढ़ा दिया, अब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा देना। काफी डीएम भी आए थे, तो मैंने कहा ठीक है यही स्टार्ट करते हैं। फिर मैं एक बात बोल दूं, ये सुपर फास्ट डिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। अगर आपको डीप में चाहिए, सारे एक एक एक्सप्लेनेशन चाहते हो एक एक कॉन्सेप्ट का, तो मैंने आईसीएसई क्लास 10 बायो की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाके इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वहां अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहां चले जाओ। क्विक फास्ट रिवीजन चाहिए तो ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक मेरे पास साइड में रखी है ताकि मैं वहां से टॉपिक्स देखूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा चैप्टर में, ठीक है। तो पहली चीज तो ये आती है कि जरूरत क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्या है, भाई क्यों हमें चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या जरूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम की। यार देखो, आप खाना खाते हो, जो खाना खाते हो वो पेट में जाता है। अब पेट से वो खाना पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। जो भी आपने फूड खाया वो फूड कहाँ जाता है, ब्लड में आता है। ये ब्लड वेसल है, फूड आपका ब्लड में आ गया, ठीक है। तो ये तो आपका पेट है, पेट में खाना आ गया ब्लड में। अब ये पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा, पूरी बॉडी में मुझे खाना पहुंचाना है, कैसे पहुंचाऊंगा। ब्लड में आपके फूड भी होता है, ब्लड में आपके ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। ब्लड में आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ब्लड में दुनिया भर की और तमाम चीजें भी हैं, प्रोटीन भी है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं। अब ये इतनी सारी चीजें ब्लड में है, अब इसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, ठीक है। तो कैसे पहुंचाएंगे, ये पहुंचाएंगे हम हार्ट के थ्रू। कैसे पहुंचाते हैं, हम पहुंचाते हैं हार्ट के थ्रू। मैं ऐसे बना रहा हूँ हार्ट, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसी को हार्ट समझते हैं। वैसे हार्ट ऐसा होता नहीं है, ये तो सिर्फ हम पोएटिक सेंस में बनाते हैं, जैसे पोइट मानता है हार्ट इसको, ठीक है, तो समझाने के लिए। तो हार्ट आपकी बॉडी में मोटर है, मोटर होती है ना पानी की मोटर। पानी की मोटर का क्या काम होता है, पानी पहुंचाती है सब जगह जहां जहां पानी पहुंचाना है। तो हार्ट आपकी बॉडी में मोटर लगी है। अब हमें क्या करना है, हमें जो ब्लड है, क्योंकि ब्लड में इतनी सारी चीजें हैं भाई, बॉडी में सब चीज चाहिए, खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, डब्ल्यूबीसी भी चाहिए, प्लेटलेट्स भी चाहिए। तो ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा, आपको पैर के अंगूठे तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे, सिर तक पहुंचाना है, ब्लड कैसे पहुंचाओगे, वो पहुंचाओगे इसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। हार्ट क्या है, आपके बॉडी में मोटर लगी है, पानी फेंकती है। जैसे पानी फेंकती है, मोटर क्या करती है, मोटर पानी फेंकती है। ऐसी जो आपकी बॉडी में हार्ट लगा हुआ है, ये ब्लड फेंकता है। क्या फेंकता है, ये ब्लड फेंकता है, इसीलिए जरूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो हार्ट का और जो ब्लड का सिस्टम बनता है, हार्ट और ब्लड का जो सिस्टम बनता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गई कहानी, ये कहानी है। अब देखो, ये तो मैंने आपको एक बेसिक बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। मेनली हार्ट और ब्लड का सिस्टम है। अब बॉडी में खाली फ्लूइड, ब्लड ही नहीं होता, ब्लड को मेन फ्लूइड मानते हैं, मेन ब्लड ही है और मेन आपकी मोटर हार्ट ही है। लेकिन कुछ और फ्लूइड्स भी हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। ब्लड तो है ही प्राइमरी फ्लूइड, मेन तो ब्लड ही है, लेकिन और भी कुछ फ्लूइड है, उनका नाम देख लो। पहला हमने बोला ब्लड, दूसरा क्या है, टिश्यू फ्लूइड। अभी टिश्यू फ्लूइड क्या है यार देखो क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि कलर चेंज कर देते हैं यार, सेम कलर देख देते हैं, बोरियत सी आ जाती है। ये देखो, ये मान लो सेल है, ठीक है, ये दो सेल हैं। अब इन दो सेल के बीच में क्या है, स्पेस है, खाली स्पेस दिख रही है। ये जो खाली स्पेस है, इसमें फ्लूइड चलता है। ये दो सेल के बीच में जो खाली स्पेस है, उसमें जो फ्लूइड होता है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया टिश्यू फ्लूइड। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, तीसरा फ्लूइड कौन सा होता है, लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या है, देखो आपकी बॉडी में जैसे एक हार्ट का सिस्टम है जो ब्लड फेंक रहा है पूरी बॉडी में, ऐसे ही एक और सिस्टम भी होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये वर्ड में क्या आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे हार्ट में कौन सा फ्लूइड चलता है, हार्ट वाले सिस्टम में चलता है ब्लड का, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, ये एक और सिस्टम है बॉडी में आपके, लिम्फेटिक सिस्टम। एक्चुअल में इम्यून सिस्टम के अंदर आता है ये इम्यून सिस्टम के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूनिटी में काम करता है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये पूरी बॉडी में लिम्फ फेंकता है। क्या क्या चलता है इसमें फ्लूइड चलता है, लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में तो कौन सा फ्लूइड चलेगा, लिम्फ फ्लूइड चलेगा। तो बॉडी में आपके तीन फ्लूइड चलते हैं, एक तो ब्लड हो गया, एक टिश्यू फ्लूइड हो गया, एक हो गया लिम्फ। तो तीन फ्लूइड चलते हैं बॉडी में,
सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो मेन हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ज्यादा ब्लड वाले सिस्टम की, तो ब्लड और हार्ट की बात चलेगी ज्यादा। ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड कौन फेंकता है? हार्ट फेंकता है। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है तो मेनली हम हार्ट और ब्लड की बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मतलब किताब के हिसाब से और उस हिसाब से बॉडी में 3 फ्लूइड है आपके, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ठीक है, तो कई जगह इन तीनों फ्लूइड को भी मिला के और जो उनका सर्कुलेशन है, इन तीनों फ्लूइड के सर्कुलेशन को मिला के हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो मेन फ्लूइड होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ही कंसिडर होता है। ठीक है, तो पहली कहानी तो ही खत्म हो गई। अब आगे कहानी सुनो। हम अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। ह्यूमंस में क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि ऐसा है, देखो ह्यूमंस में ये रहा हार्ट, ऊपर यहाँ होते हैं लंग्स, ठीक है, ऐसे है, तो नीचे हार्ट से कहा जाता है पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो पूरा क्लोज्ड है, कहीं खुला वुला नहीं है, ये पूरा क्लोज्ड है ह्यूमंस के अंदर, तो हमारा क्लोज्ड है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आंसर आएगा इसका क्लोज्ड। ठीक है, अब कलर की बात कर लेते हैं। अब देखो, चलो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पे तो आ ही गए हैं, तो पहले बताने से पहले सुन लो। पहले आपकी बॉडी में 2 तरह की क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, वैसे तो 3 है, लेकिन अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, जो मेन 2 हैं। ये ऐसे ही हार्ट है आपका। ठीक है, तो 2 ब्लड वेसल कौन सी है? एक तो वो है जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाएंगी पूरी बॉडी के पास, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, और इसमें मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये हार्ट से ब्लड को लेके जाएंगी, कहां लेके जाएंगी? ऑर्गन्स के पास। ठीक है, मान लो बहुत सारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, पूरी बॉडी के पास लेके जाएगी। इस ब्लड वेसल को बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, और जो वापस लेके आती है, मान लो ऑर्गन से जो वापस लेके आती है हार्ट की तरफ, ठीक है, अब इसमें जो ब्लड आएगा वो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो मैं उसको लिख रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। DO2 मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये नहीं होता कि इसमें ऑक्सीजन है नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आर्टरी के कंपैरिजन में इसमें ऑक्सीजन कम है, ये मतलब है। ठीक है, अब ऑर्गन से वापस जो हार्ट की तरफ ब्लड आता है वो आता है ब्लड वेसल में, वेन में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई कहानी। तो 2 मेन वेन है, एक है आर्टरी, एक है वेन। आर्टरी लेके जाती है हार्ट से ऑर्गन की तरफ, ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ किससे आता है? वेन से आता है। ठीक है, अब देखो कई जगह आपको ये बुक में आपके ना वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है उसको ब्लू से बना रखा है। अब एक्चुअली ब्लड ब्लू होता नहीं है। ठीक है, ये सब दिखाने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए। इसमें जो फ्लो करता है वो एक्चुअली ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, और ये वाला जो होगा डार्क रेड होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ब्राइट रेड किसमें है, डार्क रेड किसमें है, तो पता होना चाहिए ब्राइट रेड आर्टरी में, डार्क रेड आपका वेन में है। ठीक है, तो कहानी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं, हाँ, कुछ आपकी बॉडी में एक बॉक्स दिया हुआ है तो बता देता हूं। कुछ बॉडी में ऐसे फ्लूइड भी हैं जो सर्कुलेट नहीं करते। वो कौन से फ्लूइड है? सिनोवियल फ्लूइड। अब ये कौन सा फ्लूइड है? सिनोवियल फ्लूइड। यार देखो, जॉइंट्स होते हैं आपके, जैसे हड्डियां हैं, ये 2 हड्डी जा रही है, हड्डी में ये बीच में जॉइंट है आपके, ये पैर की हड्डी है, मान लो ये आपका बीच में जॉइंट होता है, गोडे का जॉइंट, नी जॉइंट, तो यहाँ पे ना फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इसमें भी फ्लूइड भरा होता है, इसमें फ्लूइड भर देते हैं, थोड़ा डिजाइन सा बना देते हैं, इसमें भी फ्लूइड भरा होता है, तो इस फ्लूइड को बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। अब ये कोई सर्कुलेट नहीं करता बॉडी में, बस ये जॉइंट में ही रहता है। ठीक है, तो ये नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड है। सिनोवियल फ्लूइड कैसा है? नॉन सर्कुलेटरी फ्लूइड, ये बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। कुछ हमारे आंख में भी होता है। ठीक है, तो जो आंख में होता है उसको बोलते हैं विट्रियस। स्पेलिंग देख लिया इसकी क्या है, हाँ ये स्पेलिंग है। ठीक है, विट्रियस, ये आपकी आंख में है, ये भी फ्लूइड है, ये आपकी आंख में है। तो ये 2 फ्लूइड ऐसे हैं जो कैसे हैं? नॉन सर्कुलेटिंग, ये बॉडी में हमारे सर्कुलेट नहीं करते। जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, लिम्फ सर्कुलेट करता है, लेकिन ये सर्कुलेट नहीं करते, तो नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कौन से है? ठीक है, आ सकता है, पता होना चाहिए। अब ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। अब ब्लड की हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है ब्लड की? पहला तो स्टेशनरी नहीं होता, ब्लड हमेशा चलता रहता है। ठीक है, पहली चीज तो उसकी यही हो गई, नेवर स्टेशनरी।
दूसरा क्या है, कलर की बात कर ली मैंने, कलर आपको बता दिया, जो आर्टरीज में होता है ब्राइट रेड होता है और जो वेन्स में होता है वो डार्क रेड हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। तीसरा आ गया वॉल्यूम, बॉडी में 5 से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। टेस्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्टिश होता है, कभी खून निकला है आपके, खून तो सबके निकला होता है कभी ना कभी जब चोट लगती है, तो अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो सॉल्टी टाइप का होगा, ठीक है। उसका रीजन क्यों है सॉल्टिश क्यों है, इसका पीएच होता है अराउंड 7.3 के आसपास, तो 7 न्यूट्रल होता है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये एल्कलाइन हो गया ना पीएच 7.3, तो इसलिए थोड़ा सा सॉल्टी हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। अब चलते हैं यार फंक्शन ऑफ ब्लड में, ब्लड की फंक्शन क्या है, जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, बहुत डिटेल में चाहिए तो देख लेना, पूरा मैंने बना रखा एसएससी क्लास 10th बायो की प्लेलिस्ट में, वहां डिटेल में है सारा। फंक्शन देख लो यार क्या क्या है। पहला तो ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को, जो फूड आपका मैंने बोला था, आपने पेट में खाना खाया, पेट में खाना आपके पहुंच गया, ठीक है, ब्लड में आ गया, ब्लड से पूरी बॉडी में कैसे पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे ही पहुंचेगा, ब्लड ही तो लेके जाएगा भाई। पेट में खाना है, इंटेस्टाइन में आ गया खाना आपके, ये मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही सारा एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर किस में आ जाएगा खाना आपके, मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से फिर ब्लड में आएगा, तो ये ब्लड ही तो खाना लेके जाएगा। यहाँ पे फूड था, ये फूड यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है रोटी नहीं होती, रोटी की रोटी उठ के आ जाती है, ग्लूकोज होता है मेनली, जो ग्लूकोज यहाँ ट्रांसफर होता है, ग्लूकोज अमीनो एसिड प्रोटीन ये सब ट्रांसफर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दाल खाइए तो दाल सीधी उठ के यहाँ आ गई है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज निकाला, दाल से आपने प्रोटीन निकाल लिया, घी से फैट निकाल लिया, लिपिड निकाल लिए, ऐसे फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ आ जाता है, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल में, तो ब्लड पूरी बॉडी में आपके फूड लेके जाता है, समझ में आ गई कहानी। तो पहला काम ट्रांसपोर्ट का है। दूसरा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, पहला तो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, दूसरा क्या ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी होती है इसमें ब्लड में, बता चुका हूं मैं, तो इसमें कुछ है नहीं यार, फिर ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफर करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जानी चाहिए ना, पूरी बॉडी में फ्लो करती है, फिर वापस जाती है लंग्स के पास, फिर लंग्स से बाहर हम एक्सेल करते हैं, तो ये भी बॉडी में CO2 को ट्रांसपोर्ट वो करता है, ठीक है, ब्लड ही करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट इसका काफी बड़ा फंक्शन है। फिर इसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, भाई जो भी आपकी बॉडी में आपने खाना खाया, बेकार की जो चीजें हैं जो काम की नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहां डिटेल में समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बॉडी से बाहर फेंकनी होती है, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट बाहर फेंकने होते हैं, बहुत सारा यूरिया बाहर फेंकना होता है, बहुत सारा अमोनिया जो वेस्ट नाइट्रोजन के प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर फेंकना होता है, तो जितने भी एक्सक्रीटरी चीजें हैं जो बाहर फेंकनी है ये भी ब्लड में ही चलती है, ठीक है, तो इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकता है बॉडी से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट यही करता है ब्लड। फिर पांचवा क्या है आपका हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आपकी बॉडी में केमिकल्स हैं जो आपके जगह जगह जाके बताते हैं कि तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, ठीक है, तो ये केमिकल्स हैं, तो ये केमिकल्स भी कहाँ होते हैं, ब्लड में ही होते हैं, तो इनका काम भी ट्रांसपोर्ट करने का इसी का है, ब्लड का ही है। इधर आ जाओ 6 नंबर पे, और क्या है, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन, हीट डिस्ट्रीब्यूशन। यार अब मान लो आपने दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी अभी, तो दौड़ लगाओगे तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी ज्यादा, तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी बॉडी में, फिर स्वेट बाहर फेंकना, ये सारा काम भी ब्लड का ही है, ठीक है, तो 6 फंक्शन है, याद कर लेना, समझा दिए मैंने डिटेल में। अब प्रोटेक्शन क्या है, अब हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। एक तो हो गया ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन, देखो ब्लड के ना 2 फंक्शन है मेन, अगर हम बात करूं, एक तो ट्रांसपोर्ट वाला हो गया सारा जो पॉइंट्स देंगे। अब प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, तो प्रोटेक्शन कैसे करता है, एक तो एक रॉड बनाता है, भाई मान लो अभी आपका हाथ कट जाए, कुछ कट वट लग जाए आपके हाथ में, मान लो पेन से या चक्कू से कट लग गया या चोट लग गई, कट लग गया, फिर ब्लड तो क्या होगा, निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रुक भी तो जाता है। क्यों रुकता है, कि ब्लड क्लॉट बना लेता है। क्लॉट कैसे बनाता है, प्लेटलेट्स की हेल्प से बनाता है, वो भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लॉट बनेगा तो ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा बह नहीं जाएगा, पूरा बह जाएगा तो मर जाओगे आप, तो ब्लड रुक भी तो जाता है। तो क्लॉट का फंक्शन भी किसका है, ये भी आपके ब्लड का ही है, क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो है किसका प्रोटेक्शन, जो क्लॉट कर कौन रहा है, ब्लड ही कर रहा है। फिर क्या है इसमें, हाँ अब इसमें WBC भी होते हैं ब्लड में, क्लॉटिंग का काम तो मेनली प्लेटलेट्स का होता है, ठीक है। तो ये आ गया, ये भी प्लेटलेट्स कहाँ है तो ब्लड में ही, ऐसी WBC है, WBC भी ब्लड में होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, या आपकी बॉडी में मान लो वायरस हो गया कोई, ठीक है, कोरोना वायरस ही हो गया मान लीजिए, ठीक है, भगवान ना करे हो, मान लीजिए हो गया,
अब इससे लड़ेगा कौन? यही लड़ेंगे WBC। ये सोल्जर्स हैं आपकी बॉडी में, आर्मी वाले बैठे हुए हैं आपकी बॉडी के अंदर लड़ने के लिए बाहर के लोगों से, ठीक है। तो बैक्टीरिया से, वायरस से कौन लड़ेगा? WBC लड़ेगा। कैसे लड़ता है? ये बना लेता है एंटीबॉडी, ये टर्म याद रखना, ठीक है। एंटीबॉडी बनाता है और फिर लड़ता है बैक्टीरिया वायरस से। तो है कहाँ ये सारी चीजें? ये प्लेटलेट्स, ये WBC ब्लड में ही तो है, तो ब्लड ही तो प्रोटेक्शन दे रहा है आपकी बॉडी को। फिर तीसरा क्या आ गया? यही है, इसमें और तो मैंने कुछ देखा नहीं, 3 पॉइंट यही दिखे मुझे। अब आ जाते हैं कॉम्पोजिशन में, ब्लड बना किसका हुआ है। कॉम्पोजिशन देख लो यार, थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा बियर कर लो यार, क्या करूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉम्पोजिशन एक तो इसमें प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पोर्शन जो है, जो ब्लड का पूरा लिक्विड पोर्शन है वो सारा प्लाज्मा ही है, ठीक है। दूसरा इसमें होते हैं सेल। सेल कौन कौन से हैं? 3 सेल होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो इनके फंक्शन में यही समझ लो जल्दी जल्दी, ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। WBC क्या करते हैं? ये डिफेंस है आपकी बॉडी का, जो बैक्टीरिया वायरस है उसको मारेगा। RBC क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है? इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है हेमोग्लोबिन, तो इस हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच रहता है। RBC बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है हेमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। और ये मिलके ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं। RBC कहाँ गया आपका? ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, हाँ ये रहा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। स्पेलिंग क्या है इसकी? स्पेलिंग देख रहा हूं मैं, हाँ ये स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन मिलके ये प्रोडक्ट बनाते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके लास्ट 10 ईयर्स में, तो इंपॉर्टेंट है। कहीं जगह ये भी पूछा हुआ था, मैं देख रहा था, हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं। तो जब अगर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन आएगा तो आ जाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, अगर हेमोग्लोबिन और CO2 आ जाए तो हो जाएगा कार्बो हेमोग्लोबिन, ठीक है। बस ऑक्सी की जगह कार्बो लग जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा उन्होंने तो, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ था, अभी लास्ट 10 ईयर्स करेंगे तो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। पर मेनली बात हम इसी की करते हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है हेमोग्लोबिन से तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन वो बन जाता है, ठीक है। प्लेटलेट क्या करते हैं? क्लॉटिंग करते हैं, मैंने आपको बता दिया। प्लेटलेट का मेन काम होता है खून बहते हुए खून को रोकना, क्लॉटिंग करना, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन। अब आगे बढ़ लो। अब प्लाज्मा में एक चीज ध्यान रखो, मेनली होता क्या है? 90% पानी होता है, 90% इसमें पानी होता है। बाकी फिर इसमें कुछ सॉल्ट होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन होता है, ठीक है। तो कुछ सॉल्ट भी होंगे, कुछ प्रोटीन भी होगा। एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है आपकी बुक में टेबल दिया, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ सारे मैं पॉइंट्स तो लिख नहीं सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं सारे सेल्स के बारे में। RBC के देख लेते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को देख लेते हैं, इनको बोलते हैं आर्थ्रोसाइट्स, ठीक है। स्पेलिंग क्या है इसकी? स्पेलिंग याद नहीं रहती मेरे को, ठीक है। ये इसका नाम ये भी है, इसका दूसरा नाम है। तो कहीं पेपर में आ जाए ना आर्थ्रोसाइट तो घबरा मत जाना, कोई अलग सा टर्म आ गया। आर्थ्रोसाइट मतलब RBC है। शेप कैसी होती है इनकी? बाइकॉनकेव सी होती है। कैसी होती है शेप? बाइकॉनकेव क्या होता है? वो बड़ा देखा है, वो बड़े को घुसा मार दो ऐसे दोनों साइड से तो पिचक जाएगा, तो बाइकॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर होते हैं और बाइकॉनकेव होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इनका फीचर। छोटे होते हैं बहुत, 7 के आसपास इसका माइक्रोन का डायमीटर होता है, 7 माइक्रोन डायमीटर, ठीक है। 7 माइक्रोन कितना हो गया? जो एक हमारा बाल होता है सिर का, उसकी जो डायमीटर होती है, चौड़ाई होती है, एक छोटे बाल देखो, बाल कितना छोटा होता है बाल का, सिर का बाल, तो उसका जो डायमीटर होता है वो 20 माइक्रोन का होता है, 20 माइक्रोन का। और ये RBC कितने? 7 माइक्रोन के। कितने छोटे हैं अंदाजा लगा लो, ठीक है। बाकी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन आया हुआ देख लो। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना याद रहा बस याद रख लेना, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? सोचो यार, देखो ये आपका RBC है, इसे मेनली क्या कैरी करना है? इसके अंदर होता है, थोड़ा डिजाइन सा बना दें, बोर्ड से होगा लाल से रंग से, ये हेमोग्लोबिन है, ठीक है। इस हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ी होती है आपके, अरे कहां गया, ये रहा, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ी होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन है। अब अगर मैं इसके अंदर न्यूक्लियस भी रख दूं तो न्यूक्लियस भी अगर आ जाएगा तो ये फिर ऑक्सीजन की जगह कम हो जाएगी। और मेनली काम क्या है RBC का? RBC का मेन काम है बॉडी में आपके ऑक्सीजन पहुंचाना। तो अगर इसके अंदर RBC के अंदर न्यूक्लियस भी आ गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो जगह है वो उतनी प्रॉपर आ नहीं पाएगी, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा एक चीज और ध्यान रखो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बच्चों को याद रहता है, न्यूक्लियस नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, ठीक है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया रख दूं, M लिख रहा हूं, M मतलब माइटोकॉन्ड्रिया,
अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता तो माइटोकॉन्ड्रिया ना रेस्पिरेशन करता है इसके अंदर और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो अगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रख देते तो ऑक्सीजन खुद ही खा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करता है एनर्जी बनाने में, एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी बनाता है। तो अगर मैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रख देता तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। तो अगर ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता तो फिर यहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती। तो आरबीसी का मेन काम ही कम हो जाता है। आरबीसी का मेन काम क्या है, यार ऑक्सीजन बांटनी है उसको। अब घर के अंदर ही इसके माइटोकॉन्ड्रिया बैठा, खुद ही सारी ऑक्सीजन खींच के ले गया तो दूसरा फिर ये बॉडी को क्या देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन आया हुआ है आपके लास्ट ईयर बोर्ड्स में। ठीक है, अभी हम करेंगे ना अगली बार आगे, तो देखना पता चलेगा मैंने क्यों बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और क्या यार, इसमें कुछ मिस तो नहीं हो रहा। बस मेरे ख्याल से तो यही है आपका जो उसमें मेन जो मैंने आपको बता दिया आरबीसी का। ठीक है, हेमोग्लोबिन आपको पता चली गया। फिर हेमोग्लोबिन की बात करूं तो हेमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, अगर हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अगर ये CO2 से मिलता है तो ये बनाता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ये याद रखना है बच्चे ना, ज्यादातर ये भूल जाते हैं, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, ये तो बच्चों को याद रहता है इसकी। ये तो सिंपल है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बच्चों को ये तो याद रहता है, पर बच्चा ये भूल जाता है जब CO2 के साथ मिलता है तो क्या बनता है। तो याद रखना कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अब एक चीज और ध्यान रखो, हेमोग्लोबिन ना बड़ा बदमाश सा भी है यार, इसको इससे भी प्यार है और इसको प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड से भी है। थोड़ा बड़ा गद्दार सा है, इससे तो प्यार करता ही है ऑक्सीजन से, इससे भी प्यार करता है। तो मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे घर में आपने, जैसे अब तो नहीं, पुराने जमाने में क्या होता है, चिमनी होती थी, चिमनी से धुआं निकलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती थी। बंदा क्या करता था, चिमनी जला के, ठंड वाले देशों में जैसे इंग्लैंड में ठंड बहुत पड़ती है, दरवाजे बंद कर दिए, चिमनी जला दी। अब धुआं निकलता गया तो पूरे कमरे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, इसको तो धोखा दे देता है ऑक्सीजन को, इससे आगे जुड़ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से आगे, और फिर आदमी की डेथ हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए घर में कभी भी अगर आप आग जला रहे हो या कुछ जला रहे हो, ठीक है, तो सारे खिड़कियां दरवाजे खुले रखने चाहिए, क्योंकि फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगा अंदर, घुटन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी घुटन, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को धोखा दे देता है, इसके साथ आ जाता है। ठीक है, ये है कहानी। अच्छा, क्या ये बात सच है कि वेन्स, जैसे मैंने आपको एक चीज पॉइंट अच्छा लगा मुझे कि वेन्स में CO2 होता है, हमें पता है, क्या वेन्स में ऑक्सीजन होता है या नहीं होता? वेन्स में ऑक्सीजन भी होता है, वेन्स ऑक्सीजन भी कैरी करती है। ठीक है, मेनली हमें क्या पता होता है, मेनली हमें लगता है यार, हम क्या सोचते हैं कि आर्टरी तो ऑक्सीजन कैरी करती है और हम सोचते हैं कि वेन्स CO2 कैरी करती है, ये हमें जनरली पता होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वेन्स आपकी ऑक्सीजन भी कैरी करती हैं, बट आर्टरी के कंपैरिजन में कम करती हैं। लेकिन इसका हम ये नहीं बोल सकते कि वेन्स में ऑक्सीजन होती नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑक्सीजन होती है वेन्स में, बट आर्टरी कंपैरिजन में कम होती है। अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है, बता रहा हूँ वन वर्ड में, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसी। यार दिया हुआ है बुक में, एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आसानी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर बैठ के 10-10 वीडियोस देखने पड़ेंगे। बनते कहाँ है आरबीसी? बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होती है यार, हड्डी देखी है आपने, जैसे मैं वीडियो में देखो मेरे सामने ये हड्डी है पूरी मेरी, ये पूरा बोन मैरो है। ठीक है, ये पूरा ये जो हड्डी है, ये हड्डी का जो बीच का हिस्सा होता है, जैसे मान लो ये हड्डी है यार, ये हड्डी है, ऐसे होती है। तो ये जो अंदर बीच में ना, ये पूरा बोन मैरो है। ठीक है, गूगल कर लेना, इमेज समझ में आ जाएगा बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो पूरा हड्डी का जो बीच का हिस्सा है वो बोन मैरो है, यही बनते हैं आरबीसी। ठीक है, अब इसमें भी बोन मैरो में भी फिर रेड मैरो भी होता है, येलो मैरो भी होता है, इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना ध्यान रखो बोन मैरो में बनता है लॉन्ग बोन्स के। क्वेश्चन आ सकता है क्या बनता है, न्यूक्लियस होता नहीं है आरबीसी में, मैंने आपको पहले बता दिया। एवरेज लाइफ कितनी होती है इसकी ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 120 डेज होती है, मतलब लगभग 4 महीने के आसपास। ठीक है, और ये जब पुराने हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, काम मरते हैं, डेथ कहाँ होती है आरबीसी की? मेनली डेथ होती है स्प्लीन में। ठीक है, वैसे तो और भी आपके बुक में दिए हुए हैं, स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो, बट आप देखेंगे ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी को मारने के लिए, डेथ स्प्लीन में होती है। तो लिवर, बोन मैरो भी है, तो तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डेथ कहाँ होती है। ठीक है, बाकी तो और कुछ लिखने का मुझे इतना इंपॉर्टेंट इसमें खास
हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और कोई इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आरबीसी के। मैं बता रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी आरबीसी में। सीधा सीधा इसका पॉइंट ये है। माइटोकॉन्ड्रिया उसका मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी पे। बहुत देर हो गई आरबीसी, यार बड़ा दिमाग खा गए, डब्ल्यूबीसी पे आ जाओ। इसको ल्यूकोसाइड भी बोला जाता है। स्पेलिंग क्या है इनकी? ल्यूकोसाइड्स। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल नाम ही इनका ऐसा है। तो ल्यूकोसाइड भी, ये वर्ड भी इसी से आया है, ल्यूको वर्ड व्हाइट से ही आया है। साइड्स मतलब होता है सेल, तो व्हाइट सेल, ठीक है। ये कहानी हो गई इनकी। नॉर्मली ब्लड में ये 4000 से लेकर 8000 के आसपास होते हैं, ठीक है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 2 लाख 3 लाख भी पहुंच जाते हैं। जिनको ब्लड कैंसर होता है ना, नॉर्मली देखो ब्लड में ही होते हैं 4000 से लेके 8000, ठीक है, इतने होते हैं लगभग, ठीक है। यूनिट भी होती है इसकी, ये रही, पर mm³ ऑफ ब्लड कितने होते हैं। लेकिन जब ब्लड कैंसर हो जाता है किसी बंदे को अनफॉर्चुनेटली, तो ये 8000 की जगह 2 लाख पहुंच जाते हैं, 3 लाख पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं ब्लड कैंसर में, ठीक है। ये हो गया काम इनका। फिर क्या है, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो व्हाइट ब्लड सेल इसमें दिया हुआ है। देखो व्हाइट ब्लड सेल का जो मूवमेंट होता है ना, अमीबा जैसा होता है। अमीबा, इसका मूवमेंट होता है अमीबॉइड मूवमेंट। अभी क्या मतलब है अमीबॉइड मूवमेंट का? अमीबा देखा आपने, अमीबा ऐसे चलता है, या वीडियो में देख लो मेरी साइड, ऐसे चलता है। जो अमीबा होगा उसका मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके, और जो बैक्टीरिया या कुछ खाने को मिलता है अमीबा को फटाफट खा लेता है, ठीक है। अमीबा को जैसी फूड मिलता है ऐसे ऐसे चलता है और खा लेता है। व्हाइट ब्लड सेल भी ऐसे चलते हैं, अमीबा की तरह। क्या चलते हैं? अमीबा की तरह चलते हैं, और ऐसे ही अटैक करते हैं व्हाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया पे, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए? ऐसे चलते हैं। अभी क्या करते हैं, हाँ, जो इनके टिश्यूज होते हैं, जैसे कि यार मान लो ये आपका व्हाइट ब्लड सेल है, तो ये जब ये अटैक करते हैं तो टिश्यू में से लीक आउट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? टिश्यू में से बाहर निकल जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तो इस चीज को बोला जाता है स्पेलिंग क्या है? डायाडेप्सिस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ आपका, ठीक है। तो इसकी अगर मैं टेक्निकली मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बुक में डेफिनेशन लिखी है, देख लो। WBC कैन प्रोड्यूस सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। WBC कैन प्रोड्यूस फॉल्स फीट। फॉल्स फीट अमीबा के भी होते हैं। फॉल्स फीट का मतलब क्या है? ये WBC ऐसे चल रहा है ना, पैर तो है नहीं इसके पास, लेकिन ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये फॉल्स फीट है, इसे बोला जाता है फॉल्स फीट। ये जो मूवमेंट है WBC का एक तरीके से अमीबा जैसा है। तो ये इसके प्रॉपर पैर नहीं है, लेकिन एक नकली पैर से बना रहा है, अपने ऐसे चल रहा है फॉल्स फीट की मदद से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ये ध्यान रखो, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सूडोपोडिया। अब ये सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, ठीक है। तो ये फॉल्स फीट से चलता है, और क्या करता है? ये स्क्वीज कर जाता है, ठीक है। स्क्वीज क्या करता है? इसमें दिया आपके थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी इनटू द टिश्यूज, ठीक है। जो कैपिलरीज होती हैं, अब यार अब तो कैपिलरीज ही नहीं पता आपको। अच्छा सुन लो, पहले कैपिलरीज भी देख लो क्या होती है। ये आर्टरी है, ये वेन्स है, ठीक है। और ये मान लो आपको टिश्यू है। तो ये टिश्यू है या मतलब कोई ऑर्गन है समझ लो। इसके ऊपर जो मेनली जो होता है, जो नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, उसको बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। तो आर्टरी ऐसे आती है, देखो होता कैसे है, आर्टरी होती है, ठीक है। आर्टरी आ जाती है, फिर बन जाती है आर्टरियोल, फिर यह बन जाती है बहुत पतली पतली। कैपिलरी का मतलब होता है बहुत ही पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली ट्यूब, ठीक है। ये टिश्यू के अराउंड होती है, टिश्यूज के अराउंड, जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड होगी, ठीक है। तो ये होती है कैपिलरीज। फिर यहां बन जाता है वेन्यूल, फिर ये बनता है यहाँ पे प्रॉपर वेन। ऐसे चलता है सिस्टम। आर्टरी, आर्टरियोल, फिर टिश्यू के अराउंड होती है बिल्कुल पतली 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 सी ट्यूब, इन्हें बोलते हैं कैपिलरी। फिर वेन्यूल, फिर वेन। समझ में आ गई? तो अब ये क्या कह रहा है, जो WBC है वो टिश्यू स्क्वीज आउट कर जाता है टिश्यू में, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं
पेडिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लेना, बहुत बार आ चुका है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि कैपिलरीज के बाहर निकल जाता है। जो WBC है ना, ये देखो, ये जो WBC है, जो कैपिलरीज है, तो WBC का होता है ब्लड में चलता है, कैपिलरीज में होगा ना वो, WBC ब्लड में होता है, तो ब्लड में है तो यानी कि कैपिलरीज में भी है। तो WBC को जब कोई बैक्टीरिया दिखता है या कोई वायरस दिखता है या कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो कैपिलरीज में से बाहर नहीं आ जाता है, स्क्वीज आउट कर जाता है टिश्यू फ्लूइड में। ठीक है, यहाँ बाहर क्या है, टिश्यू फ्लूइड होगा ना, टिश्यू के अराउंड कौन सा फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, बता चुका हूँ, सेल्स के बीच में जो होता है। ठीक है, तो WBC कैपिलरीज से बाहर निकल के टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो पूरा कहानी हो रही है कि WBC ने छलांग लगा दी, कैपिलरी में से बाहर आ गया, स्क्वीज आउट कर गया, टिश्यू फ्लूइड में आ गया, इसे बोलते हैं डायपिडेसिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी करेगा जब ये अटैक कर रहा होता है। कहानी समझ में आ गई? बुक में आपको वो भी दिया हुआ है, इसका डायग्राम भी दे रखा है, मैं डायग्राम हल्का सा बता देता हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लो। ये ऐसे आ गया, ठीक है, WBC आया आपका, ये मान लो WBC है, ठीक है, WBC आएगा तो धीमे धीमे इसमें से बाहर निकलेगा। ये अब ये आपकी कैपिलरी है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल है, कैपिलरी है, तो ये ऐसे आया, फिर हम और आगे बना रहे हैं, तो ये फिर धीरे धीरे ये ऐसे हो गया, ये यहाँ से अब यहाँ आ गया, ठीक है, ये अब ये ऐसे आ गया, फिर ये पूरी तरह से या बाहर ही आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पूरा बाहर आ गया, स्क्वीज आउट कर गया इसमें से, ब्लड वेसल में से। ठीक है, तो उसे बोलेंगे डायापिडेसिस। ठीक है, डाया मतलब होता है अक्रॉस, पेडिसिस मतलब बाहर निकलना, बाहर निकल गया, जंप सी मार गया, छलांग सी मार गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आए हैं इसलिए बता रहा हूं। अब ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। ये देख लो, ये लिख रहा हूँ स्पेलिंग इसकी। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और RBC और प्लेटलेट कम हो जाते हैं। फिर आता है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ल्यूको तो मतलब WBC है, पीनिया मतलब होता है कमी होना, कमी हो जाती है WBC की, तो ल्यूकोपीनिया मतलब हो गया कमी होना। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। ठीक है, फिर आ जाता है, अब फंक्शन देख लो यार इसका, फेगोसाइटोसिस। फंक्शन देख रहे हैं WBC के, फेगोसाइटोसिस। मैंने क्या बोला था, देखो अब WBC ना कई तरीके के होते हैं, मैं आप लिख देता हूँ यहाँ, सारे नाम लिख देता हूँ इसके। न्यूट्रोफिल्स, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं, बस आप याद रखो, नाम याद रख लो, आपकी बुक में देख लेना, टेबल बनी हुई है पूरी। इसोनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, और क्या है आपका, मोनोसाइट्स। ठीक है, इसमें से जो मेनली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, और एक्चुअली एक तरह के मोनोसाइट होते हैं मैक्रोफेजेस, ये आपकी बुक में नहीं है, वैसे बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया ऐसे है तो बैक्टीरिया को जाके ऐसे ऐसे मान लो, ये ऐसे होंगे, मान लो WBC है और ये मान लो बैक्टीरिया है छोटा सा, ये आपका WBC है, तो ये जाएगा इसको अपने अंदर ले लेगा, ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगा आपका WBC, तो खा जाएगा ऐसे एक तरीके से। तो ये फेगोसाइटोसिस है, मेनली ये काम न्यूट्रोफिल्स और एक तरह के मोनोसाइट्स होते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, इनका काम होता है ये। ठीक है, तो ये काम करते हैं। तो फेगोसाइटोसिस मतलब यही है, बैक्टीरिया WBC आपके बैक्टीरिया वायरस को उस तरह से पूरा एनगल्फ कर लेता है, अंदर उसको खींच लेता है पूरा। ठीक है, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, खा लिया उसको। ठीक है, अब क्या हो गया, हाँ दूसरा पॉइंट इसका क्या है, एक तो हो गया फंक्शन फेगोसाइटोसिस WBC का, दूसरा हो गया इन्फ्लामेशन। क्या चोट लगी है कभी आपके, जैसे चोट तो सबके लगी होती है, चोट लगती है तो वो पोर्शन सूज जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, होता है नहीं होता, लाल हो जाएगा, सूज जाएगा, तो ये सब भी क्यों हो रहा है, मेनली WBC की वजह से हो रहा है। WBC में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपकी बॉडी को। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन एक तरीके की प्रोटेक्शन भी है बॉडी की, तो WBC का काम है ये सब करना। ठीक है, गर्मी लगती है, वहां पे आपको स्वेलिंग हो जाती है, लाल लाल हो जाता है वो एरिया, तो ये सारा काम भी WBC का ही। वहां पे WBC डिस्ट्रॉय कर रहा है डैमेज सेल्स को, ये काम है। इन्फ्लामेशन हो गया खत्म। और यहाँ पस भी फॉलो, आपने देखा फिर पस बन जाती है जहां पे चोट लगती है आपको। पस क्या है, आपके डेड वही है, डेड WBC है। पस क्या है, डेड WBC। ठीक है, पस क्या चीज है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, लिख लो, डेड WBC है। तो लड़ रहा था ना, जहां पे चोट लगी है वहां पे देखो, जहां चोट लगी कट लग गया, और वहां से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पूरे टाइम रहते हैं मिट्टी में, एनवायरमेंट में, वो अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अंदर एंटर करेंगे, WBC क्या है, आपके आर्मी वाले हैं, पहुंचेंगे फटाफट मारने के लिए। तो जब मारेंगे, लड़ाई होती है फिर वहां पे बैक्टीरिया की और WBC की तगड़ी लड़ाई हो रही है, वॉर सा हो रहा है। जब वॉर होगा तो वहां लाल हो जाएगा पूरा एरिया, गर्मी हीट हो जाती है, स्वेल हो जाता है। तो ये सब क्या है, फाइट चल रही है। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के लिए ठीक होता है कुछ केसेस में। ठीक है, तो ये जो फाइट चल रही है
वहां पे लाल हो गया, स्वेलिंग हो गई, ये हो गई, तो सब WBC की फाइट चल रही है बैक्टीरिया वायरस से जो बाहर से आ रहे हैं। जब चोट लग गई आपको, कट लग गया कुछ तो, ठीक है, और जब लड़ाई हो गई तो भैया मरेंगे भी, कुछ डेथ भी तो हुई सोल्जर्स की, तो वो जो आपके डेथ हो गई है वो क्या है, पस बन गई है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि WBC डेड हुए थे, ठीक है, तो पस आपकी डेड WBC है। फिर एक मैंने बताया था एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाता है ये WBC। एंटीबॉडीज क्या होती है, आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, आपकी बॉडी में मान लीजिए कोई वायरस अटैक कर रहा है, तो जब आपकी बॉडी में कोई वायरस अटैक करेगा या आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया अटैक करेगा तो WBC से लड़ने के लिए बनाते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, क्या बनाते हैं एंटीबॉडीज। तो ये हो गया काम खत्म इसका। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है ब्लड प्लेटलेट्स। RBC हो गया, WBC हो गया, बचा ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है, क्लॉटिंग। क्लॉटिंग करने के बाद आ गई तो ब्लड प्लेटलेट्स आ जाएंगी। तो अब इसकी पूरी जो मेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स में कितनी बार आ चुकी है देख लो। चोट लग गई, कट लग गया, ये मान लो यार आपकी ब्लड वेसल, यार थोड़ा कलर चेंज कर ले बड़ी देर से, ये नीला सरंगी चले जा रहा है, ये आपके यहाँ पे कुछ कट लग गया, कट लग गया तो ब्लड बाहर आ जाएगा, लेकिन पूरा तो बाहर आएगा नहीं, पूरा बाहर नहीं आएगा, यहाँ प्लेटलेट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ प्लेटलेट आ जाएंगे और जाला सा बना लेते हैं, यहाँ जाला सा बन जाएगा और यहाँ क्या बना लेंगे, क्लॉट बना लेंगे, रोक देंगे ब्लड को, पूरा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब होता कैसे है, ये सारे कहानी पूरी जो मैंने कहानी सुनाई है, कहानी कैसे होगी, वापस आ जाओ। प्लेटलेट्स, चोट लग गई तो पहले प्लेटलेट्स आपके बनाएंगे, एक रिलीज करेंगे एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस भी बोलते हैं, इसको फैक्टर X भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिलीज होगा सबसे पहले, सबसे पहला स्टेप यही है, ये रख लो, ये सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, बॉक्स दिया हुआ है बुक में, वो रट जाना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, अब क्या होगा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये मिलेगा आपका पहले, जैसे आपका क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, आपकी बॉडी में ये इनएक्टिव है, सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कट लग गया, ब्लड बाहर बहना शुरू हो गया, तो क्या होगा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया है प्लेटलेट्स ने, ये मिल जाएगा कैल्शियम के साथ, किसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ मिलके ये फिर क्या करेगा, ये क्यों मिल रहा है कैल्शियम के साथ, क्योंकि ये जो इनएक्टिव है, ये भाई साहब सोए हुए हैं, इनको जगा रहे हैं कि भैया जागो, खून निकल रहा है, मर जाओगे, तो कहेंगे अच्छा यार जगा दिया इसने, चलो फिर जग जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, अब ये एक्टिव हो जाएगा, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो भाई साहब कुंभकर्ण थे, सोए हुए थे, ठीक है, अब ये बन जाएंगे थ्रोम्बिन, ठीक है, अब ये एक्टिव हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये एक्टिव होके करेंगे क्या, ऐसा एक्टिव हो गए बस, कुछ काम भी तो करेगा अगला बंदा, क्या काम करेगा देख लो, ये आपका होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन आपके ब्लड में होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, ये ब्लड में सॉल्युबल होता है, ये ब्लड में सॉल्युबल होता है ब्लड में। अब क्या होगा, ये जो बना है, अब ये भाई साहब बने तो ये क्या करेंगे, फिर ये दोबारा कैल्शियम से मिलेंगे। अब एक चीज और देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, तो आंसर है कैल्शियम। ये बार बार लिख रहा हूँ ना कैल्शियम, इसलिए लिख रहा हूँ कैल्शियम, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। ये फिर अब कैल्शियम के साथ मिलके, थ्रोम्बिन जो भाई साहब बने हैं कैल्शियम के साथ मिलके, इनको सॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल है ब्लड में, इनको इनसॉल्युबल कर देंगे, ये बना देंगे फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अब ये जो भाई साहब, ये फाइब्रिन भाई साहब क्या करेंगे, जाके यहाँ जाला सा बना देंगे, ये जो जाला बन गया ना हरा सा, ये फाइब्रिन की वजह से बना है। तो कहानी ऐसे है पूरी, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये रट जाना पूरा, स्क्रीन आपको ढंग से याद कर लेनी है, आपको क्वेश्चन आए हुए बार बार आए आपके ICSE में, ठीक है। कहानी खत्म हो गई, अब आगे चलो। अब प्लेटलेट मान लो बॉडी में आपके कम हो जाए तो क्या होगा, प्लेटलेट बॉडी में कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है ज्यादा। प्लेटलेट का काम क्या है, ब्लीडिंग को रोकना, प्लेटलेट ही कम होगा तो ब्लीडिंग होती जाएगी, आदमी मर जाता है। ये जब ये कब होता है, ये होता है डेंगू में, मच्छर काट लेता है, डेंगू बीमारी हो जाती है। उस केस में डेंगू अगर आपको काट गया और आपका बहुत सीवियर डेंगू हो गया, सीवियर होता नहीं है, बहुत कम केस में होता है, माइनॉरिटी ऑफ केसेस में, अगर सीवियर हो गया तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली कहानी है, डेंगू में क्या होगा, प्लेटलेट बहुत डाउन हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाती है। अभी कहानी खत्म हो गई, अब आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे, ठीक है, और ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप पढ़ लो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं समझ में आ जाएगा। अब ब्लड ग्रुप की जो बात हो रही है तो यार देखो, दो चीजें आ रही है, दो सिस्टम है, एक तो ABO सिस्टम है आपका और एक है आपका RH सिस्टम, ठीक है, ये आपका RH सिस्टम है, दो सिस्टम है ABO और RH।
अब क्या होता है, आपके जो आरबीसी हैं आपके उस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या तो ए एंटीजन होगा ऐसे, या बी एंटीजन होगा, या दोनों ही होते हैं, कभी कभी ए बी दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। आरबीसी पे ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, ये दिख रहा है क्या प्रेजेंट है, ये एंटीजन है। एंटीजन क्या तरह का प्रोटीन है, या तो ए प्रेजेंट है या बी प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसके हिसाब से बन जाते हैं ब्लड ग्रुप। अब जो ब्लड ग्रुप बनेंगे इसके हिसाब से क्या होता है, आपका ब्लड डोनेट होता है, किसी को ब्लड देना तो इसके हिसाब से ही होगा। ए वाला होता है, अच्छा एक ब्लड ग्रुप और होता है ओ, ठीक है। तो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं आपके, ये और ये, ठीक है। अब जो ए वाला ब्लड ग्रुप है किस किस को दे सकता है, ए वाला ए को तो दे सकता है पर बी को नहीं दे सकता, ए वाला बी को नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये बी को नहीं देगा। ए बी क्या होता है, अब ये क्यों दे सकता है क्यों नहीं दे सकता, ये मैंने पूरी कहानी पढ़ा दी है पहले, और डिटेल में देख लेना वीडियोस, ठीक है। बस ये मैं समझा रहा हूँ आपको, एक समरी दे रहा हूँ। ए वाला ए को दे सकता है, बी को दे नहीं सकता। ये क्या है, ये भाई साहब होते हैं एक तरीके से यूनिवर्सल भिखारी हैं। ये क्या है, ये भिखारी हैं, समझ लो, सबसे ले लेते हैं, आया भैया दे दे, तू भी दे दे तू भी दे दे, ये यूनिवर्सल भिखारी हैं। तो इन्हें बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल भिखारी हैं। ये ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, आपस में लड़ाई सी रहती है, ठीक है। इसको दे सकता है ए बी को, हाँ इसको भी देता हूँ, ये तो भिखारी है तो ले लेगा सबसे, ए बी को भी दे देगा। ओ को दे सकता है, ओ को दे नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, ये राजा है, अपने आप को बहुत भारी समझते हैं, मैं दूंगा मैं लूंगा नहीं। राजा क्या होता है, देता है, लेता नहीं है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये देंगे लेंगे नहीं, बड़ी ईगो है इनके अंदर, ठीक है। ओ लगा यहाँ पे, ऐसे याद रखना, ये ओ है तो ऐसे याद रहेगा, यूनिवर्सल डोनर है, देंगे लेंगे नहीं, तो ये लेंगे ये भी लेंगे, डोनर है, दूंगा लूंगा थोड़ा ना किसी से मैं। ये भिखारी है भाई साहब, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है, ले लेते हैं, रेसिपिएंट होता है, ले देंगे, लेंगे सबसे, देंगे नहीं। क्वेश्चन आ चुका है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ऐसे ही मान लो अगर बी का ले लूंगा तो बी ए और बी का तो पेयर है, ठीक है। तो अब मान लो बी को अगर ए को देना है, दे पाएगा नहीं दे पाएगा, बी खुद को दे देगा, खुद को तो दे सकता है, ए भी तो भिखारी है सबसे ले लेगा, ओ को ईगो बहुत लेगा नहीं, ऐसे है। ऐसे पूरा चार्ट बना होता है, देख लेना किताब में, ये मैंने आपको एक हल्का हल्का बेसिक आइडिया दे दिया आपको मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका आता है इसके बाद, हाँ एबीओ सिस्टम हो गया, आरएस। अब हम आते हैं आरएस सिस्टम पे, ठीक है। ये हमारा है आरएच सिस्टम। आरएच सिस्टम में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है आरएच, ठीक है, एक सब्सटेंस है। अगर ये आपकी बॉडी में है, अगर ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आप बन गए आरएच पॉजिटिव। अगर ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है सब्सटेंस तो आप बन गए आरएच नेगेटिव, ठीक है, अगर ये एब्सेंट है। अब होता गया, देखो मेन कहानी हो जाती है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे। अब इस बेचारे पे तो है नहीं सब्सटेंस, अब मान लो ये वाला ब्लड चढ़ा दिया इसके ऊपर, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव चढ़ा दिया। अब इसके पास तो था नहीं है ये सब्सटेंस, ठीक है, इसके पास एब्सेंट था। अब इसकी बॉडी में कुछ नई चीज आ गई, आरएच पॉजिटिव ब्लड आ गया। तो अब क्या हो रहा है, जब इसकी बॉडी में कोई नई चीज आई, इसका जो WBC है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बॉडी में नई चीज आती है ना तो आपका जो व्हाइट ब्लड सेल है वो एक्टिव हो जाते हैं। लगता है कोई चोर आ गया, कोई घुस गया हमारे घर में, कोई डकैत आ गया, तो क्या हो जाएंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे। तो पहली बार में दिक्कत नहीं होगी, पहली बार में चढ़ जाएगा ब्लड। लेकिन जब ब्लड ये आपकी बॉडी में ये था नहीं ना अभी तक पॉजिटिव सब्सटेंस, जैसे ही पॉजिटिव सब्सटेंस आया तो WBC बना लेंगे एंटीबॉडी। पहली बार में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब मान लो दोबारा चढ़ा दिया ब्लड आपने यहाँ पे, इस बंदे को आरएच नेगेटिव वाले को दोबारा अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया, अब क्या है, अब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी है, लड़ने के लिए बैठे हुए थे सारे WBC, अब ये अटैक कर देंगे। अब फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी सेकेंड टाइम में। अब यही चीज होती है जब एक मान लो मदर है, मदर आपकी आरएच नेगेटिव है और मान लो उसके पेट में बेबी है आरएच पॉजिटिव। भाई फादर मान लो आरएच पॉजिटिव था, मान लो फादर आपका, इस बेबी का फादर आरएच पॉजिटिव था, उससे बेबी में आ गया ये सब्सटेंस, तो बेबी तो आरएच पॉजिटिव है मदर के पेट में, अभी वो पेट में है मान लो वूम में, ठीक है, और मदर क्या है आरएच नेगेटिव है। अब मदर के ब्लड में यहाँ से ये सब्सटेंस आ गया तो वही वाली कहानी हो जाएगी। पहली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली प्रेगनेंसी में तो मदर एंटीबॉडी बना लेगी,
ठीक है, अभी मैंने बोला था पहली बार जब ब्लड चढ़ता है RH पॉजिटिव नेगेटिव में, तो पहली बार में दिक्कत नहीं होती, एंटीबॉडी बन जाएगी। लेकिन मान लो सेकंड बेबी हो गया, अब एक बेबी और आ गया, मदर ने दोबारा कंसीव कर लिया, मदर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, ये फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी के टाइम पे दिक्कत हो जाएगी। अब मान लो सेकंड बेबी भी RH पॉजिटिव है, अब दिक्कत होगी, क्योंकि मदर तो RH नेगेटिव थी और मदर ने एंटीबॉडी बना ली है क्योंकि पहले वाले बेबी से आ गया। तो अब जब सेकंड बार जब बेबी होगा, अगर वो भी RH पॉजिटिव है मदर के मुंह में, तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, क्योंकि एंटीबॉडी बन चुकी है मदर की बॉडी में, तो एंटीबॉडी फाइट कर देंगी, वहां फिर सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो ये RH सिस्टम है, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो गाइस ये वीडियो लंबा हो रहा है बहुत ज्यादा, इसको मैं 2 पार्ट्स पे लूंगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है, पहला पार्ट अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जल्दी ही सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, उसमें हम ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा सबके साथ शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।